तो अगर आप इस कीमोथेरेपी शब्द को ध्यान से देखेंगे तो ये कीमोथेरेपी वर्ड दो अलग अलग वर्ड से बना हुआ है। पहला है कीमो एंड दूसरा है थेरेपी। कीमो का सिंपल मतलब होता है केमिकल एंड थेरेपी का सिंपल मतलब होता है ट्रीटमेंट। किसी भी इन्फेक्शन, किसी भी कैंसर सेल या फिर किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को ठीक करने के लिए जब केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे ही टाइप के ट्रीटमेंट या फिर ऐसे ही टाइप के थेरेपी को कीमोथेरेपी बोला जाता है। और ऐसे ड्रग्स, ऐसे एजेंट्स जो कीमोथेरेपी के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं एंड जो हमारे बॉडी के अंदर डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनिबिट करने का काम करते हैं, ऐसे ही टाइप के एजेंट्स को कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स बोला जाता है। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप से अपना एक्शन दिखाते हैं। एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन एंड दूसरा होता है बैक्टीरियोसाइडल एक्शन। बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन के अंदर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हमारे बॉडी के अंदर डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनिबिट करने का काम करते हैं। लेकिन बैक्टीरियोसाइडल एक्शन के अंदर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हमारे बॉडी के अंदर जो डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ग्रोथ को पूरी तरह से किल कर देते हैं, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम एंटीबायोटिक्स के बारे में समझ लेते हैं। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस सिंथेटिकली that can kill or inhibit the growth of other dangerous microorganism। एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और या तो इनको सिंथेटिकली भी बनाया जाता है और ये एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी के अंदर जो डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं या तो उनकी ग्रोथ को इनिबिट करने का काम करते हैं। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, सो एंटीबायोटिक्स चार मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। पहला है बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, दूसरा है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके बाद है बेस्ड ऑन सोर्सेज, इसके बाद है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी की तो ये अगेन दो मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, इसके एग्जाम्पल है पेनिसिलिन जी एंड अरिथ्रोमाइसिन। इसके बाद है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और इसके एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल। इसके बाद है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो ये अगेन पांच मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है इनिबिटर्स ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, इसके एग्जांपल है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स एंड वेनकोमाइसिन। इसके बाद है इनिबिटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसके एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंड मैक्रोलाइड्स। इसके बाद है इनिबिटर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस और इसके एग्जांपल है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड रिफाम्पिन। इसके बाद है इनिबिटर ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस और इसके एग्जांपल है सल्फोनामाइड्स एंड ट्राइमिथोप्रिम। लास्ट है डिस्रप्टर ऑफ सेल मेम्ब्रेन फंक्शन और इसके एग्जांपल है एम्फोटेरिसिन बी एंड पॉलीमिक्सिन्स। इसके बाद आते हैं बेस्ड ऑन सोर्सेस। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन सोर्सेस की तो एंटीबायोटिक्स अगेन तीन मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। पहला है नेचुरल एंटीबायोटिक्स, इसके एग्जांपल है पेनिसिलिन। इसके बाद है सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स और इसके एग्जांपल है अमोक्सिसिलिन एंड सिफालेक्सिन। इसके बाद आते हैं सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स और इसके एग्जांपल है सल्फोनामाइड्स एंड क्विनोलोन्स। अगर हम बात करें बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर तो ये अगेन बहुत सारे मेन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहला है बीटा लैक्टम, इसके एग्जांपल है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स एंड कार्बापिनेम्स। इसके बाद आते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स और इसके एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन। इसके बाद है मैक्रोलाइड्स और इसके एग्जांपल है अरिथ्रोमाइसिन एंड अजिथ्रोमाइसिन। इसके बाद है टेट्रासाइक्लिन्स और इसके एग्जांपल है डॉक्सीसाइक्लिन एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन। इसके बाद है सल्फोनामाइड्स और इसके एग्जांपल है सल्फोमिथेक्साजोल या फिर सल्फाडायाजिन। इसके बाद है क्विनोलोन्स और इसके एग्जांपल है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड नॉरफ्लॉक्सासिन। इसके बाद आते हैं ग्लाइकोपेप्टाइड्स और इसके एग्जांपल है वेनकोमाइसिन। लास्ट है पॉलीपेप्टाइड्स और इसके एग्जांपल है पॉलीमिक्सिन एंड बेसिट्रेसिन। सो ये तो था डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं
होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि कीमोथेरेपी को स्टार्ट करने से पहले एंड कीमोथेरेपी के स्टार्ट होने के दौरान कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला है डायग्नोसिस, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड साइट ऑफ इन्फेक्शन इज एसेंशियल बिफोर स्टार्टिंग कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी को स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर डायग्नोसिस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि हमें ये पता होना चाहिए कि पेशेंट के बॉडी के अंदर किस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया हुआ है एंड उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से पेशेंट के बॉडी के अंदर कौन से जगह पर कौन से साइट पर इंफेक्शन हो चुका है, इसका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ ड्रग, चूज द ड्रग बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूज नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स इफ द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म इज नोन, यूज ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स इफ द एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म इज अनक्लियर। कीमोथेरेपी को स्टार्ट करने से पहले हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमें ये पता चल गया है कि पेशेंट के बॉडी के अंदर कौन से डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हमें ये नहीं पता कि कौन से डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने पेशेंट के बॉडी के अंदर अटैक किया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है डोजेस, लो डोजेस में लीड टू रेजिस्टेंस एंड इंटरमीडिएट डोजेस में नॉट बी इफेक्टिव, यूज द ऑप्टिमम डोज फॉर कंप्लीट ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी को स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर डोज का जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर लो डोज का इस्तेमाल किया गया तो ऐसे कंडीशन में बैक्टीरिया रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लेते हैं एंड इस लो डोज का जो असर है वो खत्म हो जाता है। अगर इंटरमीडिएट डोज का इस्तेमाल किया गया तो ये इंटरमीडिएट डोज बैक्टीरिया के ऊपर अच्छे तरीके से इफेक्टिव नहीं होते, इसीलिए ऑप्टिमम डोज का इस्तेमाल किया जाता है कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, acute infection may require 5 to 10 days of treatment, while chronic conditions, for example tuberculosis and leprosy infections, may need prolonged therapy। कीमोथेरेपी को स्टार्ट करने से पहले इस कीमोथेरेपी का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए ये जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी पेशेंट को अक्यूट इन्फेक्शन हो चुका है, यानी कि अगर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो चुका है, तो ऐसे टाइप के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए 5 to 10 डेज ऑफ ट्रीटमेंट काफी होते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक इन्फेक्शन हो चुका है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस या फिर लेप्रेसी इन्फेक्शन, तो ऐसे टाइप के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी रिक्वायर होते हैं। Next है prophylactic chemotherapy. Sometimes antimicrobial drugs are administered before an infection occurs to prevent potential infection. कुछ कंडीशन में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल एज अ प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट भी किया जाता है, यानी कि कुछ कंडीशन में पेशेंट के बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होने से पहले ही एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन प्रिवेंट हो जाता है। इसके बाद है कॉम्बिनेशन थेरेपी, मल्टीपल ड्रग्स आर यूज्ड टुगेदर टू प्रिवेंट ड्रग रेजिस्टेंस एंड टू टारगेट डिफरेंट कैंसर सेल्स। कीमोथेरेपी के दौरान कॉम्बिनेशन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कीमोथेरेपी के दौरान मल्टीपल ड्रग्स का यूज किया जाता है, जिसके वजह से ड्रग रेजिस्टेंस प्रिवेंट हो जाता है और ये मल्टीपल ड्रग्स ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर सेल्स के ऊपर अपना असर दिखाते हैं, अच्छे तरीके से टारगेट कर देते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग साइड इफेक्ट्स। कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग्स कैन बी हाईली टॉक्सिक, देयरफॉर क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ साइड इफेक्ट इज नेसेसरी। कैंसर पेशेंट के अंदर जो कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स काफी ज्यादा टॉक्सिक होते हैं, इसीलिए कैंसर पेशेंट के अंदर कीमोथेरेपी के दौरान जो साइड इफेक्ट होते हैं, इन साइड इफेक्ट को काफी क्लोज तरीके से मॉनिटर करना चाहिए। इसके बाद है इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन ट्यूमर टाइप, कैंसर स्टेज, पेशेंट्स एज एंड जनरल हेल्थ कंडीशंस, ड्रग्स आर सिलेक्टेड। कीमोथेरेपी को स्टार्ट करने से पहले ये जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट के बॉडी के अंदर कौन से टाइप का ट्यूमर हो चुका है, पेशेंट के बॉडी के अंदर जो कैंसर है वो कौन से स्टेज पर है, पेशेंट का एज कितना है एंड पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ का कंडीशन किस प्रकार है, इसको देखते हुए ड्रग को सिलेक्ट करना चाहिए। लास्ट से कीमोथेरेपी साइकिल्स, ड्रग्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन साइकिल्स, वीकली और मंथली साइकिल्स। दिस विल अलाउ नॉर्मल सेल्स टू रिकवर बिटवीन ट्रीटमेंट। कीमोथेरेपी के दौरान ड्रग्स को एक प्रॉपर साइकिल्स में एडमिनिस्टर करना चाहिए,
या तो वीकली साइकिल या फिर मंथली साइकिल्स में ड्रग को एडमिनिस्टर करना चाहिए। इसकी वजह से पेशेंट के बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सेल्स हैं वो किसी भी टाइप के डैमेज से अच्छे तरीके से रिकवर हो पाते हैं। सो ये तो था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। सो यहाँ पर इंट्रोडक्शन एज वेल एज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ कीमोथेरेपी अच्छे तरीके से खत्म होता है। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।